बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, अभी ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए मैं गारंटी करता हूं मोस्ट पावरफुल सेशन होगा और बहुत आसानी के साथ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। और सबसे बड़ी गेम यह है कि अगर आपको इंसानी नफ्सियात समझ में आ जाए तो आपके रिलेशनशिप्स भी बेहतरीन होंगे, आपको लोगों के साथ चलने का तरीका भी समझ में आ जाएगा, उनको समझ जाएंगे लोगों को, तो फिर आपको पता चलेगा कि यार मुझे इस बंदे के साथ ऐसे चलना है। एक बंदा आपको उससे नफरत अगर है, इस लेक्चर के बाद आपको वो नफरत मोहब्बत में ना बदली तो मेरा नाम उमर बिलाल नहीं, इंशाल्लाह। ठीक है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी को इतना आसान करके कि इंशाल्लाह अगर हमारे सुनने वाले इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उनको बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो जाएगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसान का जो बिहेवियर है वो इस तरह का क्यों है जिस तरह का वो है। हर इंसान का एक सर्टेन बिहेवियर होता है कि भाई एक बंदा है उमर, उसका बिहेवियर, उसका सोचने का तरीका, उसका मिजाज, उसका अंदाज मुख्तलिफ है। अली का मिजाज, अंदाज, सोचने का तरीकेकार मुख्तलिफ है। अब अगर मुझे एज एन इंडिविजुअल यह पता होगा कि उमर के मिजाज को अगर मैं समझता हूं, मुझे साइकोलॉजी की समझ है कि इस बंदे की यह बिहेवियर है तो क्यों है, अगर मुझे उस क्यों का जवाब पता है तो मैं उमर को उसके हिसाब से लेके चलूंगा। मुझे अगर अली के मिजाज का पता है तो मैं अली को उसके हिसाब से लेके चलूंगा, मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। एंड इट इज ऑल अबाउट human relationships at the end of the day. Whether you are in your professional life, you are going to achieve success if you are good in understanding people and if your relationship is good with people. आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी है, ये इतना पावरफुल सेशन होगा इंशाल्लाह। तो इस तमहीद के बाद मैं आपको उस कॉन्सेप्ट की तरफ लेके आ रहा हूं। तो सबसे पहले दो चार कॉन्सेप्ट्स आपने समझने हैं, उसके बाद हम इसको रिलेट करके आपको सारी गेम समझ में आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आपने ये समझना है ब्रेन और माइंड। आपने लफ्ज दो सुने में बड़े कॉमन, लोग ब्रेन और माइंड को समझते नहीं है। अब इसको आसान तरीके से हम समझते हैं। आपके पास मोबाइल फोन है, दिखाएं, ये मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन हार्डवेयर है जो मुझे नजर आ रहा है, टेंजिबल भी बोलते हैं, टेंजिबल जो चीज नजर आती है, हार्डवेयर। फोन, ये मोबाइल फोन है, ये हार्डवेयर है। ये हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर पे चलता है। ये सैमसंग का फोन है, हार्डवेयर बज़ाहिर नजर आ रहा है। ये सॉफ्टवेयर इसका है एंड्रॉइड, ये एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। इसी तरीके से एक आईफोन है, आईफोन हार्डवेयर है और आईफोन चलता है आईओएस के ऊपर, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। सो ब्रेन हमारा हार्डवेयर है और ब्रेन जिस सिस्टम पे चलता है उसको माइंड कहते हैं। ब्रेन का सॉफ्टवेयर माइंड है। ब्रेन इज द फिजिकल ऑर्गन दैट यू कैन सी फ्रॉम योर आईज। आप भेजे को खोल दे, आपको नजर आएगा ब्रेन। लेकिन ये ब्रेन काम किस तरह से करता है वो माइंड पे डिपेंड करता है। माइंड इज द सॉफ्टवेयर। सो ये चीज आज हमने आपके तवज्जुह से बहुत सारे लोगों को बता दी, माइंड और ब्रेन का फर्क समझ में आ गया। ठीक है जी। सो हमने ब्रेन को समझ लिया, इज द हार्डवेयर, माइंड इज द सॉफ्टवेयर। ये ब्रेन माइंड पे काम करता है। अब माइंड के दो हिस्से हैं, यानी सॉफ्टवेयर के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका कहलाता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को समझे। कॉन्शियस का मतलब हाजिर दिमागी फोकस के साथ पहली दफा हम एक काम कर रहे हैं। मतलब आपने जब पहली दफा जिंदगी में मोबाइल फोन चलाना सीखा तो आप टाइपिंग करना जब आपने सीखी तो आप ढूंढती थी कि ओ किधर है, एम किधर है, ए किधर है, आर किधर है। जब पहली दफा कोई भी हम काम करते हैं
सो वो कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, मतलब हमारी अवेयरनेस उसमें शामिल होती है और हम गौर व फिक्र करके, यार ओ किधर है, एम किधर है, ए किधर है, आर किधर है, बी आई एल ए एल, आप हर लफ्ज को ढूंढते हैं। लेकिन अब आप इसी तरीके से गाड़ी चलाना सीखते हैं तो ब्रेक देख के लगाते हैं, गाड़ी सामने चलानी है लेकिन ब्रेक देख के लगा रहे हैं। आप जो है साइड मिरर देखना है तो पूरी गर्दन मोड़ के देखते हैं, बैक मिरर देखना है पूरी गर्दन यूं करते हैं, आगे का पता नहीं होता। गियर लगाना है तो देख के लगाते हैं, पहला किधर है, दूसरा किधर है, तीसरा किधर है, चौथा किधर है, कॉन्शियसली। सो एनीथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय योर कॉन्शियस माइंड। जिंदगी में जो काम आप पहली दफा करेंगे, कोई भी काम आप पहली दफा करेंगे तो उसमें आपकी गौर व फिक्र शामिल होती है, वो कॉन्शियस माइंड से होता है, ब्रेन के कॉन्शियस वाले हिस्से से होता है। ओके, समझ आ गया कॉन्शियस माइंड? बेहतरीन समझ में आ गया। अब दूसरी चीज, ब्रेन का दूसरा हिस्सा आपने सबने सुना होगा, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। पहला कॉन्शियस, दूसरा सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस क्या है? मैंने टाइपिंग करी पहली दफा, ओ देख रहा हूं, एम देख रहा हूं, ए देख रहा हूं, आर देख रहा हूं, ढूंढ ढूंढ के कर रहा हूं। रिपीटेडली मैंने काम किया, डेली वो काम किया, बार बार वो काम किया, तो वो करते 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 मेरी प्रैक्टिस बन गया। अब मेरी आदत बन गई। अब मुझे ओ एम ए आर देखना नहीं पड़ता, ठक 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 करके मैं टाइपिंग करता हूं। अब मैंने इतनी दफा रिपीटेडली वो काम किया, इतनी दफा रिपीटेडली मैंने गाड़ी चलाई 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 चलाई। अब मैं कराची से लाहौर पहुंच गया गाड़ी के अंदर, मैंने गियर कब चेंज किया, ब्रेक कब लगाई, मेरा दिमाग उधर हाजिर नहीं था। दिमाग मेरा उधर हाजिर नहीं था कि मैं ब्रेक कब लगा रहा हूं, गियर कब लगा रहा हूं, ऑटोमेटिकली चल रहा है, ऑटोमेटिकली। सो सबकॉन्शियस इज एनीथिंग दैट यू डू रिपीटेडली, इट गोज फ्रॉम योर कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन ऑटो पायलट। ऑटो पायलट से मतलब आपको एहसास ही नहीं हो रहा आप वो काम कर रहे हैं। जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ रहा हो किधर है। अब हम गाड़ी में टाइपिंग करते करते हम ड्राइविंग भी कर रहे होते हैं और टाइपिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग नहीं जा रहा होता। अब हम एक काम जो फर्स्ट टाइम कर रहे थे, सिर्फ उस काम को करने में हमें फोकस करना पड़ रहा था, अब हम दो काम एक साथ कर रहे हैं और हमें उधर फोकस करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। सो सबकॉन्शियस में अवेयरनेस नहीं होती, कॉन्शियस में अवेयरनेस होती है फुल पे। एनीथिंग दैट यू डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्शियस है, रिपीटेड बिहेवियर जब भी आपका होगा तो वो सबकॉन्शियस है। समझ आई? रिपीटेडली। अच्छा, अब मजेदार बात सुने। अब गेम, ये मैंने अंडा नहीं बनाया, ये मैंने ब्रेन बनाया है। ब्रेन बाहर नजर आ रहा है, इस ब्रेन के आप गोल 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 भी कर दें तो आपको पता चल जाएगा ब्रेन है। अब क्रूशियल पॉइंट क्या है ये समझे। ये है 0 to 7 ईयर्स और ये भी ब्रेन है। ये है 7 ईयर्स ऑनवर्ड्स, मतलब 0 to 7। एक बच्चा मां के पेट में है, 0 लिख रहा हूं, 1 नहीं लिख रहा, मतलब मां के पेट में जब से वो बच्चा आ गया, नुत्फा एग्जीक्यूट हो गया, मां के पेट में बच्चा आ गया, तब से उसका, तब से लेके 7 ईयर्स की एज तक ब्रेन जो है उसका 95% कॉन्शियस होगा और 5% सिर्फ सब कॉन्शियस होगा। कैसे इसको याद रखें? जब एक 0 मीटर बच्चा है तो वो हर चीज दुनिया में पहली दफा कर रहा है। सो हर चीज वो पहली दफा कर रहा है, उसका कॉन्शियस ब्रेन खाली है अभी। हर चीज वो पहली दफा करेगा, फर्स्ट टाइम करेगा। अवेयरनेस उसकी फुल फोकस पे होगी, गौर व फिक्र उसकी फोकस पे होगी, हार्ड डिस्क उसकी क्लीन है इस वक्त। 95% वो बच्चा 0 to 5 तक जो काम कर रहा है वो फर्स्ट टाइम कर रहा है। अब इस 95% में 0 to 7 में क्या क्या होता है? 0 to 7 के अंदर हमारा मां बाप सेम है, हमारे रिश्तेदार सेम है, हम खाना खाना सीखेंगे, हम पानी पीना सीखेंगे, हम अपने मां बाप के घर के माहौल को देखेंगे कि भाई ये लड़ रहे हैं, ये गालियां तो नहीं दे रहे, ये जोर से बात कर रहे हैं, ये आहिस्ता बात कर रहे हैं,
ये पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, हमारे घर में क्या बात हो रही है। 0 to 7 उसका माहौल तो चेंज नहीं होगा उस बच्चे का, तो वो रिपीटेडली सेम एक्शंस उसके दिमाग में ड्रिल होंगे। हालात खराब है, घर में पैसे नहीं है, तंगी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। अब बच्चा 0 to 7 फाइनेंशियल क्राइसिस सुनते हुए बड़ा हुआ है। जब वो 0 to 7 फाइनेंशियल क्राइसिस को सुनते हुए बड़ा हुआ है, तो उसके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस एक बहुत बड़ी वेटेज रखती है, और ये बिहेवियर्स उसके होते गए होते गए होते गए होते गए, और रिपीटेड बिहेवियर आपके क्या हो जाते हैं, सबकॉन्शियस में जाके फाइल्स बनना शुरू हो जाती हैं। एक फाइल बन गई, 2 फाइल बन गई, 3 फाइल बन गई। ये पहली फाइल उसकी बन गई कि जब 2 लोग लड़ते हैं, उस बच्चे ने अपने 0 to 7 में ये देखा कि जब 2 लोगों की लड़ाई होती है तो गालम गलोच होती है। तो उस बच्चे के जहन में यह फीड हो गया कि जब भी लड़ाई होगी तो गाली देनी होगी, फीड हो गई। अब 2 लोगों की जब लड़ाई होती है तो वो ये देखता है कि जिस लड़ाई के दौरान एक बंदा दूसरे के मुकाबले में अपनी आवाज ऊंची करके दूसरे को चुप करा देता है, तो उसके जहन में यह बात फीड हो गई कि किसी को आर्ग्यूमेंट में हराने के लिए अपनी आवाज को ऊंचा करना जरूरी है। ठीक है, उस बच्चे के जहन के अंदर यह बात बैठ गई कि यह पॉलिटिशियन चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। ड्रिल हो गई उस बच्चे के 0 to 7 में, ड्रिल हो गया महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। उस बच्चे के जहन के अंदर यह फीड हो गया कि पाकिस्तान मुश्किलात से गुजर रहा है, नेगेटिविटी, 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 नेगेटिविटी। तो अगर मैं आपसे आज पूछूं कि इन जनरल हमारे यहां जो घरों में गुफ्तगू होती है वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, अमूमन जवाब यह मिलेगा कि हमारे यहां हर किस्म की जो गुफ्तगू होती है वो नेगेटिव ज्यादा होती है, नेगेटिव गुफ्तगू होती है हम लोगों के यहां। सो इस बच्चे की परवरिश 0 to 7 जो है वो नेगेटिव सिनेरियो में हुई है, और हर सूरत के अंदर नेगेटिव फाइल जाके क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इसने लोगों को लड़ते देखा, इसने महंगाई देखी, इसने जुल्म देखा, इसने नेगेटिव सोच रखी। इसके माँ बाप ने बोला तुम डफर हो, तुम छोड़ दो, दूसरे को देखो तुम्हारा कजन कितना काम कर रहा है। कंपटीशन की सेंस इस बच्चे में यहां डेवलप करके डाल दी, नेगेटिविटी फीड की उस बच्चे को। उस बच्चे को यह बताया कि पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया में सिर्फ पैसे की ही कदर होती है, पैसे वाले इंसान की। तो उस बच्चे के जहन में यह फीड हो चुका है कि पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह रसूल हमने 0 to 7 में उसको नहीं पढ़ाया, हमने 0 to 7 के अंदर उसको उन स्कूलों में भेज दिया जहां औरतें नंगे बाजुओं के साथ 0 to 7 पढ़ा रही हैं। हम अपने बच्चे को जो हमारे लिए सबसे अजीज है हम उसको नहीं पढ़ा सकते। तो यह बताएं कि जो उसका सगा नहीं है टीचर, वो उसके साथ कैसे वो हमदर्दी रख सकता है। आपसे ज्यादा हमदर्दी टीचर रखेगा जो पैसों के लिए स्कूल आके पढ़ा रहा है, ABCD पढ़ा रहा है। सो हम अपने बच्चे को अपनी जान पे से उतारने के लिए एक स्कूल में डाल देते हैं, और उस स्कूल के अंदर उसको जो भी पढ़ाया जाए वो उसके कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। हमें नहीं पता कि वो सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, और अमूमन गलत पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चे की साइकोलॉजी नेगेटिव, 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 नेगेटिव। उसने 0 to 7 के अंदर कॉन्शियसली, साइंस कहती है कि इस पॉइंट को आप कह सकते हैं कि बच्चे की ब्रेन स्पंज की मानिंद है। स्पंज अगर हमने देखा है तो स्पंज ड्राई होता है, लेकिन जैसे ही पानी में जाता है सोख कर लेता है। सो बच्चे को 0 to 7 में जैसा माहौल मिलेगा, जैसी अप्रोच मिलेगी, वो वैसा माहौल अप्रोच को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर उसको नेगेटिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा, उसको जिस चीज की इंपॉर्टेंस का ख्याल डेवलप कराया जाएगा 0 to 7 में, वो सोख कर लेगा। सोख कर ली उसने, स्पंज की तरह सोख कर ली। अब गेम उठती है, अब कैसे? बाय द टाइम ये बच्चा 35 इयर्स का होता है, 35, कॉन्शियस सिर्फ 5% रह जाता है और सब कॉन्शियस 95 हो जाता है। अब कॉन्शियस कम होता चला जाएगा वक्त के साथ साथ, और सब कॉन्शियस बढ़ता चला जाएगा। बाय द टाइम ये बंदा 35 तक पहुंचता है, सो 95% सबकॉन्शियस है। दैट मीन्स 95% वर्क दैट ही इज डूइंग इन हिज 24 आवर्स इज बेस्ड ऑन हिज पास्ट हिस्ट्री। एंड हमने क्या समझा था कि सबकॉन्शियस माइंड
अवेयर नहीं होता, ऑटो पायलट होता है। तो अब ये बच्चा मेरी तरह जोर से बात कर रहा है और इसको एहसास भी नहीं है कि ये जोर से बात कर रहा है, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस जोर से बात करने का ही डेवलप हुआ है। हम लोग 9 बहन भाई, हमारे घर में हम लोग, जाहिर सी बात है, शोर होता था, एंजॉयमेंट होती थी, हम सब नॉर्मल, हमारे लिए जोर से बात करना नॉर्मल है। लोगों को लगेगा कि मैं लड़ रहा हूं, हमारे लिए नॉर्मल है। हमारा नॉर्मल, आप हमारा ये वाला अंदाज शायद आपके लिए नॉर्मल होगा, हमारा ये अंदाज नॉर्मल है हमारे लिए। सो मैं अपने इस वक्त कंट्रोल में नहीं हूं। वैसे तो मैं अपने कंट्रोल में हूं क्योंकि मैं सारी चीजें समझता हूं, लेकिन एक बंदा सबकॉन्शियस, अब एक बंदे ने लोगों को लड़ते हुए देखा है, सो 95% अब वो जो अपने दिन भर के काम कर रहा है, बाय द टाइम ही इज 30-35, उसका पास्ट रिकॉर्ड पे उसकी जिंदगी के वो टाइम गुजार रहा है एंड ही इज नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। वो गालम गलोच कर रहा है लेकिन उसको एहसास नहीं है। वो नेगेटिव सोच रहा है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोच रहा है, लेकिन उसको एहसास नहीं है कि वो नेगेटिव सोच रहा है। हम लोग कहते हैं ना, यार हम तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हमारी जिंदगी में सब नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्यों? गन्ने की मशीन में पीछे गन्ना डालोगे तो सामने जूस गन्ने का आएगा, तुम सेब डालोगे सेब आएगा, कीनू डालोगे कीनू आएगा, केला डालोगे केला आएगा। कीनू पीछे डाल के सामने गन्ने का जूस नहीं आएगा। सो हम लोग नेगेटिव सोच रहे हैं सबकॉन्शियस पे, और हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। हम जो है इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करें? अब सोचें आप। अब आपने यहां तक कहानी समझ ली, अब आपने बोला, अब आप अपने जहन में उस इंसान को लेकर आए जिससे आपको नफरत है, या जो आपको पसंद नहीं है, या जिसने आपको दुख दिया, तकलीफ दी है। ठीक है, ले आए, ले आए। जिस ऐसे बंदे को आप लोग अभी अपने जहन में लेके आए जिससे आपको नफरत है, तकलीफ है, दुख है, या वो पसंद नहीं है, आप उसको हेट करते हैं, यू डोंट लाइक इट। इट कुड बी अ पॉलिटिशियन, इट कुड बी एनीबडी। पॉलिटिशियन रख लें, आपका रिश्तेदार रख लें, इससे नफरत है आपको, यू डोंट लाइक द कंपनी ऑफ दैट गाय। अब मैं आपकी नफरत मोहब्बत में बदलता हूं। कैसे? ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ गए? आ गए? अब मैं आपसे एक चीज डिस्कस करने वाला हूं, पर्सनैलिटी। ये पहला फेज है जो हमने डिस्कस कर लिया है, माइंड को समझ लिया हमने। ठीक है, अब हम दूसरी चीज समझ रहे हैं, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज योर सेट ऑफ बिहेवियर, मीन्स सिंपल, हाउ वुड यू रिएक्ट इन अ सर्टेन सिचुएशन डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी। मैं किसी भी सूरत में कैसा बिहेव करता हूं, कैसा सोचता हूं, कैसे रिएक्ट करता हूं, यह मेरी शख्सियत है, यह मेरी पर्सनैलिटी है। मैं मुस्कुरा के मिलता हूं, अच्छे तगड़े हाथ से मिलता हूं, या मैं शर्माता हूं, या मैं अवॉइड करता हूं, मेरी नजरें नीची रहती हैं, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरी शख्सियत, माई पर्सनैलिटी इज हाउ वुड आई रिएक्ट इन अ सर्टेन सिचुएशन। पर्सनैलिटी कैसे बनती है एक इंसान की? ये उमर बिलाल है या XYZ कोई भी है जो भी सुन रहा है, आपकी पर्सनैलिटी बनती है आपके एनवायरमेंट से। योर पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ योर एनवायरमेंट। आपके माहौल से आपकी शख्सियत बनती है। आप वो सोचोगे जो आपके माहौल में, जो आपके इर्द गिर्द लोग सोच रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द के माहौल ने आपकी ट्रेनिंग की है। हमारे माहौल में कौन कौन होता है? पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां हम पढ़ रहे हैं, मीडिया, अखबार, मोबाइल फोन, इंटरनेट, बुक्स। हम प्ले, मतलब कि हम जिम जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर हमारी एक्टिविटीज क्या, क्लब जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, जिम जाते हैं, बाहर सड़क पे खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, दोस्त यार हमारे कौन है। हम अपने 24 घंटे जिस जगह पे गुजारते हैं उस जगह को एनवायरनमेंट कहा जाता है। मैं अपने 24 घंटे का जो दिन है, जिन लोगों में गुजारता हूं, जिस माहौल में गुजारता हूं, उसे एनवायरनमेंट कहा जाता है। जिधर मैं अपने 24 घंटे गुजारता हूं, मैं अपने 24 घंटे इन्हीं में गुजारता हूं ना। हर बंदा अपने हिसाब से इन्हीं में गुजारता है। अब मां बाप से, बहन भाइयों से, रिलेटिव से हमें अमूमन पॉजिटिव बात सुनने को मिलती है। आजकल हम अगर अपने माशरे को देखें, या नेगेटिव, हमें कॉन्फिडेंस डेवलप हमें दिया जाता है, या हमारे में कंपटीशन दिया जाता है। हमें पॉजिटिव बात बताई जाती है, या हमें यह बताया जाता है कि यार देखो मुल्क
डूब रहा है, महंगाई हो गई, करप्शन हो गई, लुट गया, बर्बाद हो गया, ये पॉलिटिशियन बर्बाद, ये गड़बड़, मतलब इन जनरल महंगाई है, स्कूल की फीस नहीं दे सकते, हमें महंगे से महंगे स्कूल में जाना है, हमें बड़े से बड़ी गाड़ी जानी है, कंपटीशन, पैसे की तंगी, स्ट्रेस, स्ट्रगल, डिप्रेशन, 9 to 5 नौकरी, सड़क पे ट्रैफिक, हम इस माहौल में बड़े होते हैं। तो ऐसे माहौल के माँ बाप अपने बच्चों को पॉजिटिव इनपुट देंगे या नेगेटिव देंगे? अमूमन हमारे यहां क्या चल रहा है आजकल? नेगेटिव बात की जाती है। जो माँ बाप बेचारे इनडायरेक्टली अनइंटेंशनली नेगेटिव बात कर रहे हैं या नेगेटिव माहौल के वजह से वो भी नेगेटिव बात कर रहे हैं, आगे बहन भाई भी उसी माहौल में, तो बहन भाई भी जाहिर है नेगेटिव बात कर रहे हैं। फिर आपके रिश्तेदार कोई आसमान से तो नहीं उतरे, रिश्तेदार भी नेगेटिव बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका मीडिया, आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपकी वो सराउंडिंग जो है वो भी नेगेटिव। यार मेरी नौकरी चली गई, मेरी बच्ची छोड़ गई, मेरा नुकसान हो गया, मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, सड़क कितनी टूटी हुई है, आने जाने में कितना मसला होता है, हालात खराब है, पॉलिटिक्स, यार इतनी महंगाई हो गई है, अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, इतने पैसे जमा होंगे तो शादी होगी, यार बड़ा स्ट्रेस है, बड़ी परेशानी है, यार ये हो गया, वो हो गया, मेरे ग्रेड्स खराब हो गए, यार बड़ा, यार कुछ भी सोचो नेगेटिव ही होता है। नेगेटिव पे बातें चल रही हैं आपके पीयर्स के अंदर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दोस्तों में नेगेटिव बात चल रही है, फहाशी, उरियानी, नंगेपन की बात चल रही है। इसी तरीके से मीडिया के ऊपर आपको बोल्ड के अंदर ब्रेकिंग न्यूज नेगेटिव सुनने को मिलती है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलती है। इसी तरीके से आपके दोस्त यार जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर होते हैं, वो गालम गलोच कर रहे हैं चाय के ढाबों पे बैठ के, वो बच्चियों की बातें कर रहे हैं, वो इधर बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, वही महंगाई, वही माहौल, वही पाकिस्तान से भागो यार, 8.5 लाख बच्चा बाहर निकल गया, नेगेटिविटी, यार पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, भागो यहां से। मतलब एक इंसान 24 घंटे नेगेटिविटी से एक्सपोज्ड है। ये एनवायरनमेंट क्या हमारा चेंज होता है? नहीं होता। सो ये एनवायरनमेंट, मिसाल के तौर के ऊपर, समझ में आ गई आपको बात? यानी एनवायरनमेंट एक नहीं चेंज होता। अब आप इधर वापस आ जाएं, ठीक है, और इधर भी रहें। अब आपने किसी बंदे को समझना है जिससे आपको नफरत है, तकलीफ है, उसने आपका दिल दुखाया हुआ है, आपको बिल्कुल नहीं पसंद। आप उस बंदे को इस जगह पे अज्यूम करें जिससे आपको नफरत है, आप उस बंदे को समझें। अब आप उस बंदे की साइकोलॉजी को समझना चाह रहे हैं जिससे आपको नफरत है, कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, आपने उसको यहां डाल दिया। अब मैं आपसे यह पूछता हूं, जिस बंदे से आपको नफरत है, ये मां के पेट से बुरा पैदा हुआ था? मां के पेट से बुरा पैदा हुआ था या नहीं? मां के पेट से 0 मीटर पैदा हुआ था, ये तो बुराई नहीं करता था। ये बच्चा, इसको 0 to 7 में एंड ऑनवर्ड्स, अगर ये बंदा आज गाली दे रहा है, इसने आपका दिल दुखाया है, इसने आपको तकलीफ दी है, तो ये इसकी शख्सियत कैसे बनी? कैसे बनी? माहौल से बनी। यानी अगर मैं ये कहना चाहूं कि ये बेचारा कसूरवार नहीं है, मैं ये कहना चाहूं कि ये अपने माहौल की जद में आ गया, तो क्या ये ठीक है? हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, जितना पूछ रहा हूं वो बताएं, अभी एनालिसिस ना करें, ठीक है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 0 to 7 में ये अपने इख्तियार से, इसने अपने माँ बाप चूज किए थे, इसने अपने इख्तियार से अपने रिश्तेदार चूज किए थे, इसने अपने इख्तियार से मीडिया चूज किया था, स्कूल चूज किया था, या अपने दोस्त चूज किए थे? नहीं, ये माहौल इसके ऊपर मुसल्लत था। मैं ये कह सकता हूं कि इसकी शख्सियत जो 0 to 7 में बनी, ये अपने माहौल की जद में आ गया। सो अब एक इंसान जिसने आपका दिल दुखाया है, आप उसको इस एंगल से देखें कि अगर आज इसने मुझे गाली दी है, इसने मेरा दिल दुखाया है, इसने मुझे गंदी बात की है, इसने मुझे हर्ट किया है, ठीक है, इसका मतलब इस बेचारे की शख्सियत डिस्टॉर्टेड है, परेशान है। इसका मतलब कि ये अपने इख्तियार में नहीं था, ये बेचारा अपने माहौल की जद में आ गया। जब आपने ये सोचा, एक बंदा है, उसने उमर बिलाल को खड़े होकर गाली दी, सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने मुझे गंदे कमेंट्स किए नीचे, मैं ये नहीं देखता कि ये बेचारा मुझे गंदे कमेंट्स कर रहा है, क्योंकि ये अपनी चॉइस से नहीं कर रहा। इसकी जो परवरिश हुई है, इसकी परवरिश ही नेगेटिव माहौल में हुई है। जब इसकी नेगेटिव माहौल में परवरिश हुई है, तो बेचारा रिफ्लेक्ट क्या करेगा? नेगेटिव ही करेगा ना। तो मुझे इससे नफरत नहीं है, मुझे इससे हमदर्दी है,
अब मुझे उसका जो नफरत का जाविया था मेरा तब्दील हो गया, मेरा पर्सपेक्टिव तब्दील हो गया, और मुझे वो नफरत मोहब्बत में, और मोहब्बत नहीं तो पहला स्टेज हमदर्दी का। बेचारा अपनी माहौल की जद में आ गया। ये बेचारा बावला है, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, शोर करता रहता है। यार ये बेचारा, ठीक है, ये बेचारा अपने माहौल की जद में आ गया। अच्छा, अब मैं इधर ही एक पॉलिटिशियन को लूं। एक पॉलिटिशियन, आज एक पॉलिटिशियन के बच्चे वो हुकूमत कर रहे हैं। अब हम उन बच्चों को अज्यूम करें, XYZ पॉलिटिकल पार्टी के आजकल बच्चे हेड्स बने हुए, उन हेड्स को हम बेचारों को यहां अज्यूम करें। मैं बेचारा कह रहा हूं, अभी मैं ये देखूं कि ये बेचारा आज पॉलिटिशियन बना हुआ है, तो मैं ये देखूंगा कि ये आज अगर इतना नेगेटिव पॉलिटिशियन है तो क्यों है। मैं ये देखूंगा कि इस बेचारे का, इसका मतलब इसका माहौल डिस्टर्ब था। इसके माहौल, पॉलिटिशियन के माहौल में इसके क्या कौन कौन लोग थे, तो इसने अपने माहौल के अंदर अपने वालिद को देखा, अपने नाना को देखा, इसके अंदर इसने अपने माहौल के अंदर लोगों को कत्ल होते देखा, इसने पाकिस्तान को बुराई देखी, जो भी देखी, तो इसका माइंडसेट अपने माहौल से एक सर्टन बन गया। और इसका जो माहौल बना, इससे माइंडसेट इसका बना, इस बंदे के नजदीक इसका माइंडसेट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी अपने माहौल को, अपनी बुराई को एक्सेप्ट नहीं करता, यह भी ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन जब आप उसको लॉजिकली समझाओगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलती। तो आपने ये गलती नहीं करनी लोगों को अब समझते हुए। आपने ये देखना है कि आज ये अगर गलती कर रहा है तो ये तो बेचारा अपने माहौल की जद में आ गया है। अब मुझे इससे हमदर्दी है। ये हमदर्दी अल्लाह के नबी को थी उम्मत से, यही हमदर्दी अल्लाह के नबी को थी ताइफ में। जिन बच्चों ने, जिन बूढ़ों ने, जिन जवानों ने अल्लाह के नबी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंके, तो अल्लाह के नबी ने बदले में उनके लिए हिदायत की दुआ क्यों की? क्योंकि अल्लाह के नबी ये साइंस समझते थे और उनको पता था कि ये अपने माहौल की जद में आ गए हैं। अगर एक 7 साल का बच्चा अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर फेंक रहा है तो वो बच्चा अपनी चाहत से नहीं फेंक रहा, उसको बताया गया कि तुम्हें पत्थर मारने। अल्लाह के नबी ने हमदर्दी का जज्बा सिखाया हमें, ताइफ के हाथ उठा के दुआ जो मांगना सिखाई, वो नफरत नहीं सिखाई। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ये समझते थे कि ये बेचारे अपने माहौल की जद में आ गए, अल्लाह शैतान उनके ऊपर इतना हावी हो गया कि अपने कंट्रोल में ही नहीं है। सो अब आपको जिससे नफरत है, जिसने आपका दिल दुखाया है, आप सिर्फ ये देखें यार ये बेचारा 0 to 7 में उसको क्या माहौल मिला, या इस बेचारे की अगर आज ऐसी शख्सियत है तो ये इसके माहौल की वजह से है ना। तो आप ये बोलेंगे कि ये बेचारा अपने माहौल की जद में आ गया, अब आपको उससे हमदर्दी होगी, आपकी नफरत अगर थी भी तो वो कम हो जाएगी। और अब आप अपने आप को रीइंफोर्स करेंगे इस थॉट प्रोसेस से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेचारा हमदर्दी के लायक है। ऐसे तो सारे ही हमदर्दी के लायक हैं। इसी तरीके से अब एक बंदा बोलेगा ठीक है भाई सारे हमदर्दी के लायक हैं, तो अब रियल कल्प्रिट कौन है? चलो भाई ठीक है, मैं आइडेंटिफाई करता हूं। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने बोला कि यार ये बंदा जो है उमर बिलाल जो है, उससे किसी को नफरत थी, वो आपने बोला यार उमर बिलाल तो साफ हो गया, उमर बिलाल को क्लियर आपने कर दिया। आपने बोला उमर बिलाल की अगर इतनी नेगेटिव पर्सनैलिटी है ना, वो उसके बाप की वजह से। ठीक है, इसका बाप भी तो कभी 0 to 7 में बच्चा था, यानी इसके बाप ने भी अगर इसकी ये तरबियत की है तो वो भी बेचारा अपने माहौल की जद में आ गया। आपने बोला ठीक है उमर बिलाल का वालिद भी ठीक था, उमर बिलाल का दादा ठीक नहीं था। अब आपने उसके दादा को कंसिडरेशन में रखा, तो आपने बोला यार इसका दादा भी बेचारा अपने माहौल की जद में आ गया। ये चेन चलते 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 पता है कहां जाके खत्म होगी? इबलीस पे। इबलीस पे ये चेन जाके खत्म होगी, जो अल्लाह से ये वादा लेके निकला कि जिसकी वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाला है, मैं इसको अपने साथ जहन्नुम में लेके जाऊंगा। और वो उस जहन्नुम में ले जाने के लिए, वो अपना वादा पूरा करने के लिए, और उस वादे की बेसिस पे जो उसने अल्लाह से पावर्स ली है, और अल्लाह ने उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी है ना। अगर अल्लाह पाक इबलीस को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे तो इबलीस तो कयामत के रोज खड़े होकर बोलेगा कि अल्लाह तूने तो मुझे पावर्स ही नहीं दी थी, इख्तियार तो तूने अपने पास रखा था, मैं किसी को बहका ही नहीं सका। इसीलिए अल्लाह ने उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी और ये पूछा भाई तुम राजी हो, कंपटीशन करना है? उसने बोला, अल्लाह ने बोला मैंने तुम्हें ये पावर्स दी, एक्सेप्टेबल? उसने बोला एक्सेप्टेबल, भाई मुझे ये पावर्स चाहिए। अल्लाह ने बोला तुम इसके नफ्स को भी बहकाओ, तुम इसके साथ हर बच्चे के साथ शैतान भी मुसल्लत कर दो, तुम अपने चेले मुसल्लत करो, तुम इनको बहकाओ, और इसी तरीके से मैं अपने नबी भेजूंगा, मैं अपने नबियों के थ्रू अपने बंदों को ट्रेन करूंगा, तुम अपने शैतानों के थ्रू बंदों को बहकाओ।
जो तुम्हारे साथ चलेंगे मैं जहन्नुम को उनसे भर दूंगा, जो मेरे साथ चलेंगे मैं उनको जन्नत में बख्शूंगा। ये चेन चलते 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 इब्लीस में जाके एंड होगी। अब इस चेन को खत्म करने के लिए अब बंदा बोले यार ठीक है भाई, इस चेन को खत्म करना है, इस तरह से तो सारे पाक साफ हो गए। नहीं, अब जिसने ये बात समझ ली और जो हमारे सुनने वाले हैं, अब इन्होंने अगर अपने आप को करेक्ट करना है तो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सबसे पहले हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें, हम अच्छे हैं या बुरे हैं। हम अपने इखलाक को गेज करें। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम गलती पर हैं, जब ये पहला हमारा केस स्टेब्लिश होगा कि यस वी आर ऑन फॉल्ट, दैट इज वेयर एंड दैट इज फ्रॉम वेयर तब्दीली बिगिंस। तब्दीली अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से आती है। अपनी गलती को रियलाइज किया, अब आपने सॉल्यूशन की तरफ जाना है। यह है एंगल, यह है पर्सपेक्टिव, अपने आप को, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, अपनी गलतियों को समझना। अब आप इस एंगल से हर इंसान को देखें जो छोर कर रहा है, जो बेचारा थूक रहा है, जो बेचारा कचरा फेंक रहा है। उस बेचारे का कसूर नहीं है, उसने देखा ही ये कचरा फेंकते हुए, वो पाकिस्तान को गालियां दे रहा है क्योंकि उसने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है गालियां देते हुए। हम लोग क्या कहते हैं, यार अपने माँ बाप की तरबियत को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। अपने अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो वो क्या कहते हैं, फौरन यार तुम्हारी तरबियत गलत हुई है, तुम्हारे माँ बाप की तरबियत। तो इस वजह से इसका मतलब सारी ये गेम, ये समझ लें हम। ये अगर आपने ये इस लेक्चर को पूरा सुन लिया आपने और समझ लिया, आपका जाविया ही तब्दील हो जाएगा अगले को देखने का। आज जिनकी हमारी अभी इस लेक्चर से पहले डिस्कशन हो रही थी, वो बच्चा इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, उसके नजदीक पैसे की इंपॉर्टेंस क्यों है कि वो 15-16 साल की उम्र में उसके लिए पैसा कमाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। क्यों? क्योंकि उसने देखा यही कि उसके घर के उसके वालिद जो थे वो तो बचपन से पढ़ा रहे थे और वो तो उसके वालिद जो है बचपन से कमा रहे थे। तो बच्चे को यही फीड किया गया कि बचपन से कमाना है, बच्चे को यही फीड किया गया कि पैसा ही सब कुछ है, बच्चे को यही फीड किया गया कि यही सब कुछ है। Identified the problem. Now when you have identified the problem, that is how you are going to give them a solution. Without understanding the psychology of an individual, how can you give that individual a solution? That is how I am the first fitness consultant of Pakistan, because a consultant is someone who understands the psychology of a client when developing a diet plan, when developing a nutrition plan and an exercise plan. Excellent. This is why Alhamdulillah, 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 nobody can come close to the comparison of, क्योंकि ये नॉलेज ये किसी किताब से नहीं मिली है। इसके लिए एक्सपोजर, इसके लिए ख्वारी, इसके लिए जद्दोजहद, इसके लिए हमारे वालिदैन की तरबियत, इसके लिए हमारी 30-35 साल की पीछे की जिंदगी का एक्सपोजर, और हमें जिन लोगों ने गाइड किया उनके पीछे 100 साल तजुर्बात, उनसे हमारे वालिद इतने कॉम्पिटेंट आदमी, हमारी वालदा, हमारे खालू खाला फुप्पे मामू, इन सब लोगों के, कॉम्पिटेंट लोगों के माहौल से जो हमने इकट्ठी की इंफॉर्मेशन और किताबों से उसको टेस्टिफाई किया, तो ये नॉलेज निकली है। ये पूरी दुनिया में कोई किताब अगर इस तरह से आपको प्रेजेंट कर दे, मैं अपना नाम बदल लूंगा। आप लोगों के तवज्जुह से जिन लोगों को ये मैसेज मिल गया, और अगर लोग इसको एक्सेप्ट कर लें और उनको समझ में आ जाए तो बेड़ा पार है। नहीं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाह का क्या मतलब है, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने वापस ले लिया। तो अगर जो लोग इस नॉलेज को लेने के बाद भी ना समझ सके, ना अमल में ला सके, दैट मीन्स इन्ना लिल्लाह पढ़ लें, क्योंकि अल्लाह ने आपको जो अकल दी थी वो आपसे वापस ले ली। आप अपने ऊपर इन्ना लिल्लाह पढ़ लें अगर आपको इतनी हक बात भी समझ में नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जज़ाकल्लाह। अब now I would want to add some things. वो हम